हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि आज मैं क्या कराने वाली हूँ। आज आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। ये क्वेश्चन आपको, जो कि मैंने डिटेल्ड वीडियो में भी मेरे नहीं हैं, इसलिए मैंने इसको प्रॉपरली आपको पूरा बताया हुआ है, जहाँ आपको फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस भी बताई हुई हैं। क्वेश्चन आप सबको पता ही है कि आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, जिसके बारे में बताना है कैसे उसमें फ्रिंजेस बनती हैं और कैसे हम उससे किसी भी लाइट का वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये एक बार रिकॉल करा दूं, किसका पैटर्न है या किसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, ये भी इंटरफेरेंस पे डिपेंड करता है। और इसका जो प्रिंसिपल है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, जो बार बार आपको समझा चुकी हूँ, ये भी इसी प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। इसलिए आप इसको एक बार, मैंने इसीलिए बनाया हुआ है कि आप एक बार इसको देख के रिकॉल जरूर कर लें कि अल्टीमेटली प्रिंसिपल यही है। बस खासियत ये है कि एमआई में जैसे आपका न्यूटन्स रिंग था, न्यूटन्स रिंग में हमको जनरली सर्कुलर टाइप के रिंग्स मिलते थे, लेकिन जो एमआई होता है इसमें हमें कई तरह की फ्रिंजेस मिलती हैं, जो कि आपकी कहना चाहिए सर्कुलर भी हो सकती हैं, जो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, जो वेज शेप्ड भी हो सकती हैं। तो इसका जो यूज़ है कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, किसकी तुलना में, न्यूटन्स रिंग की तुलना में। तो सबसे पहले आपको इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक्चुअल में कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट यदि हम करते हैं, तो चूंकि हमको लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम सोर्स कैसा लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक ही लेते हैं। तो ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, जो कि क्या होता है, आपको जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो जो लाइट होती है वो चारों तरफ क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, जो उसका बेसिक नेचर होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये जो आपकी जो रेज जो हर जगह डिस्पर्स्ड हैं, इनको क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, सोर्स के, और सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक। इसको मैं साथ में आपको बताती भी जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में लिखना भी होगा। तो आप फर्स्ट पॉइंट को नाम दे सकते हैं सोर्स, क्योंकि जब लंबा लिखना होता है तो डेफिनेटली हमको याद नहीं रहता है, लेकिन पॉइंट्स याद रहते हैं तो हम उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ डायग्राम याद रखें, और डायग्राम से सिर्फ पॉइंट्स याद रखें कि उनको किस तरह से हमको एलेबोरेट करना है। तो योर फर्स्ट पॉइंट इज एस मीन्स सोर्स, द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सोडियम लैंप, ठीक है। और ये जो है, ये इस सोर्स से जो लाइट निकलती है, इंसिडेंट्स किसके ऊपर इंसिडेंट होती है, ऑन लेंस एल, एंड बिकम पैरेलल। क्योंकि यदि ये लाइट यू डिस्पर्स्ड ही रहती तो डेफिनेटली हमको जहाँ इंसिडेंट उसको कराना था वो वहाँ पर टारगेट पर नहीं पहुँच पाती। इसके लिए किसका यूज़ किया, एल का। तो पहला पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, सोर्स एस, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट, लाइट कहाँ पहुँची। तो लाइट कहाँ पहुँचती है, लाइट ये हमको दिख रहा है कि एक ग्लास प्लेट है, जो बहुत कितने एंगल पे लगी होती है, लगभग आपके 45 डिग्री के एंगल पे लगी होती है, और जिसका नाम है क्या, जीवन। और इसको जो है क्या कहा जाता है, बीम स्प्लिटर भी कहा जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये कैसी होती है, सेमी सिल्वर्ड, यानी कि इसके ऊपर पॉलिश तो होता है, लेकिन पॉलिश कैसा होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। इसका भी रीज़न देखें, सबसे पहला रीज़न देखें, 45 डिग्री क्यों रखते हैं, क्योंकि यदि हम इसको यूँ स्ट्रेट रखते तो डेफिनेटली जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती। हमारा टारगेट है लाइट को डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड करना है, मीन्स लाइट को हमको रिफ्लेक्ट नहीं कराना है, हमको उसको एक का दो बनाना है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली किसका पैटर्न या किसकी फिनोमिना पानी है, इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस में करना है मेथड डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो इसको यदि हम ऐसा रखते तो हमारा सिर्फ एक स्टडी हो सकती थी, वो थी रिफ्लेक्शन। तो इसलिए हम इसको कितना रखते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, ताकि यहाँ पर अगर कोई लाइट होगी और बाई चांस अगर रिफ्लेक्ट होगी तो डेफिनेटली कौन सा पाथ वो लेगी, वो पाथ कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन तो 45 का मैंने आपको तो बता दिया कि 45 क्यों रखते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सेमी सिल्वर्ड क्यों रखते हैं, मतलब आधा पॉलिश क्यों रखते हैं, आधा कहीं कहीं पॉलिश नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि यदि पूरी तरह से ये पॉलिश्ड होगी तो लाइट क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके अगर यहाँ जाएगी तो भी हमारी जो लाइट है वो क्या हुई, जो रे हुई वो सिर्फ हमको एक ही मिलेगी। हमको इंटरफेरेंस में मिनिमम कितनी, टकराने के लिए मिनिमम कितनी ज़रूरत है, 2 रेज की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका हमको दोनों फिनोमिना करानी है, हमको रिफ्रैक्शन भी कराना है, रिफ्लेक्शन भी कराना है, साथ में एक को हमको 2 में भी डिवाइड करना है। इस कारण इसको हम क्या करते हैं, सेमी सिल्वर रखते हैं। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर आएगी
तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये किस मीडियम से आ रही है, एयर से, और ये जो प्लेट है ये किसकी बनी हुई है, ग्लास की। मीडियम चेंज होगा तो लाइट का पहला फिनोमिना होगा कि लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, यानी कि ये अपने पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब चूंकि ये बीम ऑफ लाइट है तो ये हो सकता है कि यहाँ कुछ तो रेज ऐसी होंगी जो पॉलिश वाले एरिया पे पड़ी होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो नॉन पॉलिश्ड वाले पे पड़ी होंगी। मैंने तो आपको समझाने के लिए जो है अभी एक ही रे को लेके चल रही हूँ ताकि आपको डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा मैशी ना हो, ठीक है ना। तो मान लो कुछ जो हैं जो नॉन पॉलिश वाले पे पड़ी हैं, मतलब पॉलिश नहीं है। पॉलिश नहीं है तो ये प्लेट किसका काम कर रही है, एक सिंपल ट्रांसमिशन का काम कर देगी। रे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी आगे की तरफ। लेकिन अगर पॉलिश वाले पे कुछ रेज अगर पड़ेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर जाके एक जो आपकी रे आई थी ये वाली, ये कितने में बट गई, 2 में बट गई, और हमको जो इंटरफेरेंस कराना है ये हमारा काम हो गया। तो ये इसीलिए इस प्लेट का नाम होता है क्या, बीम स्प्लिटर। इसको नाम दिया है क्या हमने, जीवन। लेकिन आपको तो मैंने बहुत कुछ समझाया, आपको लिखना बड़ा सिंपल सा है। तो आप सेकंड पॉइंट को नाम याद करेंगे, उसका जो पॉइंट होगा उसको आप नाम दीजिए जीवन। और जीवन के बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो अब लाइट थी, नाउ दिस बीम, ये जो बीम है इंसिडेंट्स एट जीवन, कैसी है जीवन, सेमी सिल्वर्ड प्लेट एंड गेट्स पैरेलल। और आपने सीधा सीधा बता दिया कि ये क्या हुई, जीवन पर पड़ी, और क्या है आपकी जो प्लेट थी एंड गेट्स पार्शियली पैरेलल तो है ही, पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड। कहाँ किसकी तरफ हो जाती है, पार्शियली ट्रांसमिटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो वही जो मैंने आपको बताया कि जो पॉलिश वाले पे पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो बिना पॉलिश पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हमारी ये जो सिंगल रे थी, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक नाम दे सकती हूँ कि मान लो ये जो हमारी सिंगल रे थी इसका नाम मान लो A1 था, ए था। तो ये रे जो है अब 2 में डिवाइड हो गई। एक रे जो कि पॉलिश वाली पर पड़ी और जो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये ग्लास में से आई। हल्की सी मोड़ी मैंने इसलिए है क्योंकि ये फिर आपकी ग्लास से किस में जाएगी, एयर में जाएगी, तो रिफ्रैक्शन भी होगा और साथ में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। और इसके लिए मैंने जो एरो यूज़ किया उस एरो पे ध्यान देना। ये जो है ये किसकी तरफ गई, M1 मिरर की तरफ गई। इस M1 मिरर की खासियत ये है कि ये M1 मिरर जो है वो कैसा है, मूवेबल है। मूवेबल है मतलब ये जो मिरर है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस M1 मिरर को फिक्स नहीं है, इसको हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, ये कैसा है, मूवेबल मिरर है, इसको हम कहीं भी चला सकते हैं। तो कैसे चला सकते हैं इसको, या तो हम ऊपर ले जा सकते हैं या हम कहाँ ला सकते हैं, नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो या तो ऊपर होगा या तो कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको किसका पाथ बता दिया, रे वन का, जो क्या हुई है, पार्शली रिफ्लेक्टेड। वाई वी आर टेलिंग पार्शली, बिकॉज फुल्ली नहीं है, आधा पोर्शन इधर भी निकल चुका है। तो आपने इसीलिए कहा है कि जीवन पर जो रे थी वो क्या हुई, गेट्स पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली ट्रांसमिटेड। किसकी तरफ हुआ, ट्रांसमिटेड हुई, किसके बाद हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी ये रिफ्रैक्शन हुआ और ये 2 में बट गई, एक यूं चली गई और जो दूसरी आती है, दूसरी जो आती है जिसको मैंने नाम क्या दिया, रे 2। ये जो रे 2 है इधर भी एक मिरर लगा होता है जिसका नाम है क्या, M2। और ये जो मिरर है ये कैसा मिरर है, मैंने बोला था ये मूवेबल है, बट ये मिरर कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये रे जब इसके ऊपर पड़ेगी, चूंकि ये कम्प्लीटली पॉलिश्ड है, मिरर है, तो जब जा रही है तो आपका ये एरो है, और जब ये मिरर पर आएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वापस आएगी और ये अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए किसकी, यहाँ पर आएगी। चूँकि ये 45 के एंगल पे है तो ये मुड़ेगी और किसकी तरफ आ जाएगी, यहाँ नीचे आपकी आँख है, मतलब आप टेलीस्कोप से इसको देख रहे हैं। ये पूरा सिस्टम एक बॉक्स में क्या होता है, बंद होता है एक्चुअल में। इसके बारे में अभी आपसे बात नहीं करूँगी। तो अभी मैंने आपको सिर्फ दोनों के पाथ बताए, एक किसका बताया, रे 1 का बताया, और एक किसका बताया, रे 2 का बताया। रे 1 जो है वो M1 से रिफ्लेक्ट होने वाली है, रे 2 जो है वो M2 से रिफ्लेक्ट होने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये रे 1 केस पे आएगी, M1 पे आएगी, फिर से रे 1 पे आते हैं। तो आपका देख लीजिए, जो आपका सेकंड पॉइंट है वो तो बीम स्प्लिटर के बारे में हुआ, मतलब आपकी प्लेट के बारे में हुआ।
थर्ड पॉइंट जो है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, किसके, उसका जो आपका हेडिंग है वो क्या हो गया, रे वन। रे वन मीन्स दिस वन। ओके, रे वन के बारे में क्या बताते हैं आप कि रे वन इज रिफ्लेक्टेड बैक। ये क्या होगी, चूंकि मिरर पे पड़ेगी तो वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर M1, किस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, M1 से। रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस क्यों, क्योंकि ये अभी तो गई थी तो ये यूं था, अब ये चूंकि वापस आ रही है तो आपने एरो क्या यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया। अब इसने क्या किया, ये अब ये आई इधर, तो एक प्रकार से अपने पाथ को क्या करिए, रिट्रेस करना, मतलब उसी पाथ से क्या होगा, वापस आएगी और इस प्लेट में से होते हुए कहाँ आ जाएगी, टेलीस्कोप में। क्या होगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ टू द जीवन, किसकी तरफ, उसकी तरफ आई वो जीवन की तरफ। एंड अ पार्ट ऑफ इट, और उसका एक पार्ट ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द टेलीस्कोप, और इस ग्लास प्लेट्स में से होता हुआ उसका एक पार्ट किस में चला जाएगा, टेलीस्कोप में। ठीक है ना। अब ये तो हो गया किसका सफ़र या किसकी ट्रैवलिंग हो गई है, रे वन की। अब दूसरी ट्रैवलिंग देते हैं किसकी, रे टू की, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। लिखना किस तरीके से ये बता रही हूँ। रे टू इज मेड टू ट्रेवल थ्रू ग्लास प्लेट G2, मतलब अब ये जो है रे टू, ये किसकी तरफ जा रही है, ग्लास प्लेट G2। इसको, इसके बारे में अभी नहीं बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको आपको डैश डैश करके बनाया हुआ है। ये किसकी तरफ मूव करती है, G2 की तरफ, और उससे होते हुए ये किसकी तरफ मूव करती है, प्लेट G2 टुवर्ड्स मिरर M2 एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिट्रेसेस टू G1, रिफ्लेक्ट होती है, फिर से अपने पाथ को, ये जा रही है, फिर से अपने पाथ पे रिट्रेस होती है और इसमें से होते हुए कहाँ आती है, इधर आती है। ठीक है, और अल्टीमेटली रे टू क्या हो जाएगी आपकी, फाइनली अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द, इस पर टकरा के फाइनली उसका एक पार्ट जो है वो किसकी तरफ हो जाएगा, चला जाएगा टेलीस्कोप की तरफ। तो यदि मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊं, तो आपका पॉइंट वाइज रिपीट कराऊं, तो एक एस हो गया है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, G1 बीम स्प्लिटर, रे M1 रे M2। ओके, अब एक का दो तो आपने पा लिया, मतलब इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम 2 रेस जरूरी हैं, तो एक की दो तो आपने डिवाइड कर दी। साथ में इनको मैंने क्या बोला, जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर ध्यान देना, इसका मैंने नहीं लिखा बट आप याद कर सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एज अ कोहेरेंट। दस दीज टू कोहेरेंट रेज ट्रेवल टुवर्ड्स द टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप की तरफ दो कोहेरेंट रेज आ रही हैं, एक तो रेड M2 से भी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, एक M1 से रिफ्लेक्ट होकर आती है, और ये जो रेज होती हैं ये टेलीस्कोप पर जब मिलेंगी तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी तो जब हम अपनी टेलीस्कोप में आँख से देखेंगे तो हमको क्या नज़र आएंगी, फ्रिंजेस नज़र आएंगी। जब लाइट आपस में टकराएगी तो कहीं ब्राइट फ्रिंजेस होगी, कहीं पर आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, कहीं कलर्स दिखाई देंगे। अब कलर के रूप में चूंकि आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो डेफिनेटली कलर के रूप में आपको क्या दिखेगा, येलो कलर दिखेगा, और डार्क मतलब आपको बीच में क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। तो ये एक ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न आपकी आंख पर क्रिएट होगा, कहाँ पर क्रिएट होगा, टेलीस्कोप पर। तो यहाँ तक तो मैंने आपको जो बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा कि बीम स्प्लिटर ने बीम को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद ये दोनों मिरर लगे हुए हैं, और इसको एक चीज़ बताना और भूल रही हूँ कि ये जो आपका मिरर जो है ये मूवेबल है। इसका रीज़न है कुछ कि यदि हमको फ्रिंजेस का जो कहना चाहिए शेप चेंज करना है, या उनके बीच में कहना चाहिए कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम इस M1 मिरर को किस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं या कब ऊपर नीचे करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ जब मैं आपको समझाऊंगी टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस। तो फिलहाल इतना बस समझें कि इसको हम ऊपर नीचे कर पाएंगे। अब यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स हो गए हैं। G हो चुका है, G1 S हो चुका है, G1 हो चुका है, रे 1 हो चुका है, रे 2 हो चुका है, और फाइनली आपने जो यहाँ बोला है कोहेरेंट। कोहेरेंट क्यों? क्योंकि ये एक ही सोर्स से निकली हुई लाइट कितने में बटी थी, 2 में, और दूसरा ये सोर्स भी कैसा था, मोनोक्रोमेटिक था। तो ये दोनों लाइट्स भी का फेज डिफरेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो बार बार मैं पिछले वीडियोज़ में कई बार क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये जो रेज हैं ये कैसी हैं, कोहेरेंट है, और कोहेरेंट सबसे बड़ी कंडीशन है किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, अब फाइनली अब जो चीज़ मैं बार बार छोड़ रही थी उस पर आती हूँ कि G2 को मैंने डैश डैश करके बनाया है। उसका रीज़न ये है कि
जब ये रे 1 थी तो हम अगर रे 1 का पाथ देखें तो रे 1 का क्या हुआ था, ये रे आई थी, मेन रे आई थी, ये रिफ्रैक्ट हुई थी और यहाँ से ये बटी थी। तो रे 2 को देखें तो रे 2 तो ऐसे गई थी और ऐसे आई थी और टेलीस्कोप की तरफ आ गई थी। लेकिन यदि हम रे 1 का पाथ देखें तो रे 1 ऐसे जाते हुए कहाँ गई थी, M1 की तरफ, फिर M1 से वापस आई थी, फिर इस प्लेट में से आई थी और फिर किसकी तरफ गई थी, टेलीस्कोप की तरफ। कहने का मतलब रे 1 का पाथ रे 2 से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि रे 1 जो है 2 बार इस प्लेट में से होकर निकली। एक बार तो इसमें से होते हुए गई, मुड़ी और फिर किसकी तरफ गई, मिरर की तरफ। दूसरी बार जब रिट्रेस किया पाथ को तो वापस इधर आई, फिर होते हुए कहाँ, इधर। जबकि अगर हम रे 2 की बात करें तो रे 2 तो सीधा चला गया था और क्या हो गया था, वापस आ गया था, टकराया और किधर आ गया था, टेलीस्कोप की तरफ। मतलब ये जो है रे 1 है, ये ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है। यदि कोई कहना चाहिए 2 रेज हैं, चलो 2 व्यक्ति हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी कॉमन पॉइंट पर नहीं मिलते हैं तो उनका इंटरफेरेंस या मिलना उनका कैसे हो सकता है। तो यहाँ भी यही है कि दोनों ने अगर पाथ कैसा ले लिया है, अलग अलग ले लिया है, और एक का पाथ लंबा है दूसरे का पाथ छोटा है, तो भी उनके मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यदि 2 रेज आपस में मिलेंगी नहीं, टकराएंगी नहीं, तो इंटरफेरेंस यहाँ क्रिएट होगा नहीं। इस चक्कर में बिल्कुल इतनी ही मोटाई की, इतनी ही थिकनेस की एक और प्लेट यहाँ लगा दी जाती है, जिसको नाम ही दिया है कॉम्पनसेटिंग। कॉम्पनसेटिंग मिरर नहीं बोलना चाहिए इसको कायदे से, ये है आपकी कॉम्पनसेटिंग प्लेट। ये कॉम्पनसेटिंग क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल उतनी ही थिकनेस है। तो अब यदि हम रे 2 का पाथ देखेंगे तो रे 2 अब इसके अंदर आएगी, फिर थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, एयर से किस में आई, ग्लास में आई, तो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई और फिर किसकी तरफ गई, M1 की तरफ। जब रिट्रेस किया बात को तो ये फिर आएगी, फिर रिफ्रैक्ट हुई और फिर किसकी तरफ जाएगी, आपके इस प्लेट की तरफ। यानी अब रे 2 भी जो है लगभग इतनी मोटाई के ग्लास प्लेट में से 2 बार क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। तो पाथ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यदि दोनों के रास्ते समान हैं तो टारगेट पर पहुंचने का जो समय होगा, टाइमिंग होगी, वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए आपको इसके बारे में लास्ट में लिखा हुआ है G2 के बारे में कि G2 इज कॉल्ड द कॉम्पनसेटिंग प्लेट। कॉम्पनसेट करना, रास्ते को बराबर बनाना, जो कुछ भी डिफरेंस आ रहा है उसको कॉम्पनसेट करना, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ग्लास G2 इक्वलाइज, इक्वल करना, इक्वलाइज द पाथ ऑफ रे 1 एंड रे 2 बिकम, क्यों क्यों, क्योंकि बिकॉज रे 1 ट्रेवल्स थ्रू ग्लास ट्वाइस बट रे 2 विल नॉट। जो चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ कि रे 1 क्या होती है, ट्वाइस 2 बार जाती है, 2 टाइम्स जाती है, बट रे 2 जो होती है एक भी बार नहीं जाती है। इस तरीके से दोनों का टाइमिंग यहाँ पर पहुँचने पर सेम हो जाता है। यहाँ फ्रिंजेस क्रिएट होती हैं। अब वो फ्रिंजेस किस तरीके की क्रिएट होती हैं, और हमको ये भी देखना बहुत अभी बाकी है कि एक्चुअल में जैसा मैं आपको न्यूटन रिंग बताती थी, आपको उस चीज़ को फिर से क्लियर करती हूँ कि जो फिल्म क्रिएट होती थी वो कहाँ क्रिएट होती थी। इसमें भी एक क्वेश्चन अभी तक बचा हुआ है कि एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम तो रखा हुआ है, इस सिस्टम में हमको डेफिनेटली सोर्स बाहर है, यहाँ पेच लगा हुआ है, और लेकिन ये पूरा सिस्टम तो अंदर की तरफ रखा हुआ है। हम टेलीस्कोप में से इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन तब भी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरे सिस्टम में एक्चुअल में फ्रिंजेस बन कहाँ रही हैं। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं और हम अपने सेकंड कहना चाहिए उस पॉइंट पर आते हैं जो कि लिखा हुआ था कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ, क्या आपको फ्रिंजेस बतानी है, किस तरह की फ्रिंजेस इसमें मिलती हैं। तो अब अपन देखते हैं कि फ्रिंजेस इसमें किस तरीके की मिलती हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, है ना। क्वेश्चन यहाँ छोड़ा मैंने कि एक्चुअल हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पूरा एपरेटस यदि बंद है तो फ्रिंजेस बन कहाँ रही हैं। तो मैं थोड़ा सा वापस लेके जाना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने न्यूटन्स का जो प्रैक्टिकल किया था उसमें ये आपका कॉन्वेक्स लेंस था और ये आपकी प्लेट थी। तब भी मैंने बार बार एम्फेसिस किया था इस चीज़ पे कि ये ज़रूर समझें कि फिल्में एक्चुअली में कहाँ बनती हैं। तो ये जो बीच में पोर्शन था जो कि खाली था, तो इस बीच के पोर्शन में क्या एग्जिस्ट कर रही थी, एयर। और जो आपकी फ्रिंजेस बनती थी, जो आपको रिंग्स नज़र आते थे, एक्चुअल में ये रिंग जो होते थे ये कहाँ फॉर्म होते थे, इस खाली पोर्शन में, यानी कि
एयर फिल्म में। और चूंकि ये ऐसा क्या होता था, हम मान सकते थे कि ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट हो सकता है, तो ये इसका जो शेप होता था वो कैसा होता था, सर्कुलर। इसको रिकॉल कराने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसा यहाँ होता था कि इस एयर के कारण फ्रिंजेस बनती थी, ऐसा ही इसमें होता है। ये पूरा बॉक्स में बंद होता है, हम टेलीस्कोप में से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के चक्कर में ये बार बार आप देख रहे हैं कि लाइट ग्लास में से जा रही है, मिरर्स भी लगे हुए हैं, ये मिरर्स भी लगे हैं, यहाँ भी मिरर है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होते हुए हमको जो M2 है वो एक्चुअल ये तो बंद है, हमको M2 इधर नज़र नहीं आता है, हमको M2 नज़र आता है इधर, जिसको हम कहते हैं M2 की हमको ये वर्चुअल इमेज दिखती है। जैसा आपने देखा है ना कि अगर कोई छड़ है पानी में पड़ी हुई है, तो यदि हम पानी में देखते हैं तो वो हमको टेढ़ी नज़र आती है, लेकिन वो एक्चुअल में टेढ़ी तो होती नहीं, हम बाहर निकालते हैं वो सीधी होती है। तो हमको वो टेढ़ी क्यों नज़र आई, क्योंकि जो लाइट है उसका मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। एयर से लाइट किस में गई, वाटर में गई। ऐसे ही यहाँ भी बार बार लाइट एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो ये जो रिफ्रैक्शंस होते हैं इनके कारण हमको ये जो M2 मिरर है ये हमको यहाँ ना होते हुए दिखाई इसकी वर्चुअल इमेज कहाँ देती है, यहाँ M1 के जस्ट ऊपर। यहाँ आपका मिरर लगा हुआ है M1 और ये ऊपर दिखाई देती है M2। तो यदि ये वर्चुअल इमेज है मतलब बीच में तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर ही जो है अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर ही क्या एग्जिस्ट करती है, एयर। तो आपको जो यहाँ फ्रिंजेस अब दिखने वाली हैं, जिनके बारे में आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, वो एक्चुअल में फॉर्म किस किस के बीच में होती हैं, M1 और M2 डैश के बीच में। और फिल्म फिर से वही है, कौन सी फिल्म है, एयर फिल्म है, जिसकी थिकनेस आप पहले भी T लिया करते थे। जब आप न्यूटन का प्रैक्टिकल करते थे तब भी आपको इसकी थिकनेस आपने T ली थी, डेरिवेशन भी किया था। ऐसे यहाँ पर भी इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, T है। ठीक है, तो अब मैं यदि इसको समझाने के बाद आपको टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस बताती हूँ तब जाके आप समझ पाएंगे। तो पहला टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस में आता है कि सर्कुलर फ्रिंजेस। ठीक है ना, तो सर्कुलर फ्रिंजेस जो हैं ये कब बनती हैं, द वर्चुअल किसकी इमेज, वर्चुअल इमेज, द वर्चुअल इमेज ऑफ M2। M2 की जो वर्चुअल इमेज है फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन एट कहाँ पर, G1 इफ, और ये कैसी है ये इमेज, इफ पैरेलल टू M1। यानी इसकी जो इमेज है जो यहाँ हमें दिख रही है, अगर ये M1 के क्या हो, पैरेलल हो, मतलब यदि ऐसी कंडीशन हो, ऐसा हमको नज़र आता है, तो जो फ्रिंजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, सर्कुलर, यानी रिंग्स नज़र आते हैं इसमें से। जैसे ये जो रिंग जैसे आपको इसमें दिखते थे ना कि जो ब्राइट होंगे वो येलो दिखेंगे और बीच में आपको क्या दिखेगा, अंधेरा यानी कि काला नज़र आएगा। तो ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस बोथ आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस। ओके, लेकिन कब, जबकि ये दोनों आपकी स्थिति कैसी है, जबकि आपकी स्थिति क्या है, ये कब है, जबकि M1 और इसकी इमेज और किसके ऊपर दिख रही है, M2 की। और ये जनरली आपको कब दिखेगा, ये भी सुन लें, ये आपको कब दिखेगा, जबकि ये दोनों मिरर आपस में क्या होंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। यदि ये परपेंडिकुलर नहीं हुए M1 और M2 तो स्थिति दूसरी बन जाती है, जिसको बोलते हैं वेज शिफ्ट। अब वेज शिफ्ट में क्या होता है कि इफ़ M1 एंड M2 मिरर्स आर नॉट परपेंडिकुलर, जो मैंने अभी आपसे बोला, देन M2 डैश विल नॉट बी पैरेलल टू M1। उस स्थिति में जो M2 डैश होगा वो M1 के ऊपर पैरेलल नहीं बनेगा, बल्कि वो या तो इस तरीके से M1 M2 डैश कुछ ऊपर होगा या कहाँ होगा, कुछ नीचे होगा। तो हमारी जो एयर फिल्म ऐसी बन रही थी पैरेलल होने पे, अब हमारी एयर फिल्म जो है वो M1 और M2 डैश के बीच बनी, तो वो कुछ ऐसी बनी, मतलब इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही एयर फिल्म का शेप चेंज होगा तुरंत फ्रिंजेस का शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये फ्रिंजेस जो होंगी ये आपको कुछ उस तरफ मुड़ी हुई नज़र आएंगी, इसको आप बोल सकते हैं क्या है, वेज शेप्ड है। ठीक है, यदि
ऐसा हो सकता है। तो दूसरा केस भी हो सकता है कि ये M2 डैश जो आपको ऊपर नज़र आया, हो सकता है M2 डैश आपको नीचे नज़र आए। क्यों? क्योंकि M1 M2 परपेंडिकुलर नहीं है। उस समय आपका एयर फिल्म कहाँ बनेगा? उस समय आपका एयर फिल्म यहाँ बनेगा, और अगर यहाँ बनेगा फिर आपकी एयर फिल्म की जो पोजीशन है क्या हो गई? चेंज हो गई। तो अब जो वेज शेप्ड फिल्म मिलेंगी वो कुछ इस तरह से, इस तरह से क्या होती हैं, कहना चाहिए झुकी हुई आपको मिलती हैं। तो अगर आपका जो कहना चाहिए M1 M2 परपेंडिकुलर नहीं है, उस स्थिति में आपको कैसी फ्रिंजेस मिलती हैं? वेज शेप। अगर परपेंडिकुलर है तो कैसी मिलती हैं? सर्कुलर। और तीसरा केस भी होता है कि यदि ये परपेंडिकुलर नहीं है तो कई बार ऐसा भी होता है कि M1 तो वही है लेकिन M2 का इमेज वर्चुअल हमें कुछ ऐसा नज़र आए। तो M1 और M2 डैश मतलब ये लगभग, अब आपका जो एयर फिल्म है ये लगभग कुछ इस तरीके का हो गया। बार बार फिल्म का आकार चेंज हो रहा है, फ्रिंजेस का आकार भी उसी के अनुसार चेंज हो रहा है। तो अब जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? कैसी होंगी? वो स्ट्रेट फ्रिंजेस। क्लियर? तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रैक्टिकल में, एमआई के प्रैक्टिकल में, माइकल्स इंटरफेरोमीटर में हमको 3 तरह की फ्रिंजेस मिलती हैं। फर्स्ट इज सर्कुलर, सेकेंड वन इज वेज एंड थर्ड वन इज स्ट्रेट फ्रिंजेस। ओके? और किस तरीके से मिलती हैं? क्योंकि हमारी एयर फिल्म जो होती है बार बार डिस्टर्ब होती है ड्यू टू पोजीशन ऑफ M1 एंड M2। नाउ अब आपके 2 पार्ट्स तो हो चुके हैं। फर्स्ट हो चुका है फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, दूसरा हो चुका है कि आपका टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस। कभी कभी 4 मार्क्स पर टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस का डिस्कशन पूछ लिया जाता है, और बाकी अगर नहीं भी पूछा जाता है, और अगर एमआई अगर 10 मार्क्स का आपको आता है तो आपको उसमें ये टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस लेनी ही होंगी। ठीक है ना? तो अब अपना पार्ट क्या बचा हुआ है इस क्वेश्चन का कि हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी इस प्रैक्टिकल को हमने किया तो, बट एक्चुअली किया किस लिए, या इसका फ़ायदा क्या है? ये फ्रिंजेस अगर हमको मिली, इन पे हमने क्रॉस वायर सेट किया, बट इसका फ़ायदा क्या है? तो उस तक आते हैं आपका लास्ट पार्ट पे, जो है आपका डेरिवेशन, कि हम इसमें लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ डेरिवेशन फाइंड आउट क्या करते हैं? लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस किए हैं उसको आप सिर्फ मैथमेटिकल कंडीशन पे लिख दीजिए। सबसे पहले हमको जो टेलीस्कोप पर फ्रिंजेस सेट करनी होती हैं, हम जो क्रॉस वायर सेट करते हैं वो हम ऑब्वियसली किसके ऊपर करते हैं? ब्राइट फ्रिंज पर, क्योंकि अंधेरे में काला ही क्रॉस वायर सेट नहीं किया जा सकता, तो डार्क फ्रिंज पर तो हम करते नहीं हैं। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले हमको कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करनी है? कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। लेकिन आपको ये मैंने इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म पढ़ाया था, जो कि आपके कोर्स में डेरिवेशन तो नहीं रहा है, तो मैंने आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट का जो पार्शियल क्या हुआ था? रिफ्लेक्शन हुआ था, और क्या हुआ था? रिफ्रैक्शन हुआ था। तो आप चूँकि पानी के ऊपर तेल पड़ा है तो भी हम ऊपर से देखते हैं, न्यूटन्स रिंग में रिंग्स बनती हैं तो भी हम ऊपर से देखते हैं, माइक्रोस्कोप ऊपर होता है। तो आप जब यहाँ पर थे तो आपकी जो आँख थी वो किस जगह थी? रिफ्लेक्टेड पोर्शन में थी। और रिफ्लेक्टेड पोर्शन में जो आपका स्टोक्स का लॉ है निकलता था, वो क्या निकलता था? जो आपने अप्लाई भी किया था न्यूटन्स रिंग के प्रैक्टिकल में, वो जो लॉ निकलता था, जो कंडीशन निकलती थी, वो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या निकलती थी? इतना निकलती थी, सब कुछ बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं कर रही हूँ। उस समय जो 2t आता था आपका कितना आता था? 2n-1 λ/2। और जो डार्क फ्रिंज के लिए आता था वो होता था 2t = कितना? n लैम्डा। ठीक है ना? लेकिन ये स्पेशली लिखा हुआ था फॉर रिफ्लेक्टेड पोर्शन, यानी हमारी आंख कहाँ थी? रिफ्लेक्टेड पोर्शन में थी। अब यदि मैं इस डायग्राम को देखूं तो क्या हम ऊपर से देख रहे हैं या नीचे से देख रहे हैं? मतलब इस पूरे सिस्टम को जहां आपको फ्रिंजेस नजर आई तो आप ऊपर थे या आप यहाँ नीचे थे? तो आपका टेलीस्कोप कहाँ था? नीचे की तरफ था। और अगर आपका टेलीस्कोप नीचे की तरफ था तो अब हम इस जो डायग्राम है इसमें हम कहाँ लाए कर रहे हैं? हमारा टेलीस्कोप अब नीचे है, मतलब ये कौन सा पोर्शन है? रिफ्रैक्टेड, या आप कह सकते हैं फाइनली कह सकते हैं आप इसको क्या, कि ये कौन सा पोर्शन है? ट्रांसमिटेड पोर्शन है।
ये पोर्शन है कौन सा, ट्रांसमिटेड पोर्शन है। ये रिफ्लेक्टेड था, ये कौन सा है, ट्रांसमिटेड। अभी तक हम इस पर थे और अब हम कहाँ हैं, यहाँ पर। तो जैसे ही ये होगा तो आपको दिख रहा है कि इनके पाथ में डिफरेंस है। जैसे जब यहाँ रे पहुँची थी तो इधर से पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई थी, फिर जब ये नीचे इंसिडेंट हुई थी, नीचे की लेयर वाटर पे हुई थी, वापस ये रिफ्लेक्ट हुआ था पार्शियली और ये कुछ यूं तरह निकल गया था। तो पहले और दूसरे में जो पाथ डिफरेंस था कि पहली तो यूं चली गई थी लेकिन दूसरी इतना चली थी फिर बाहर निकली थी। तो ये जो पाथ डिफरेंस था ये कुछ इतना था। लेकिन अब मैं अगर ट्रांसमिटेड की बात करूं तो ट्रांसमिटेड क्या हुई है, ट्रांसमिटेड तो इधर से पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई है लेकिन रिफ्रैक्ट होते हुए, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, एयर से ऑयल में आई, रिफ्रैक्ट होते हुए वाटर आया, फिर आपका क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, अब बाहर निकल गई, फिर मीडियम चेंज हुआ। तो ये जो रिफ्रैक्ट होते हुए बाहर निकली तो डेफिनेटली इसका पाथ वो तो नहीं है जो पाथ किसका था, रिफ्लेक्टेड का था। अब इसका पाथ तो ये है, इसका पाथ तो ये है, मतलब इसके पाथ में जो डिफरेंस है ये क्या है, ये जो ज़्यादा पाथ चली थी ये क्या चली है, कम चली है। अब यदि हम पूरा डेरिवेशन करते तो हम आपको उसमें पूरी कंडीशन अप्लाई करके दिखाते, लेकिन चूंकि हम डायरेक्ट कंडीशन ले रहे हैं तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना बता सकते हैं कि ये जो आपका ये जो एक्स्ट्रा चली थी ये, इसके कारण हम यहाँ कितना लगते थे, प्लस λ/2। ऐसा कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि ये तो हम जब डेरिवेशन करते तो आपको बताते कि, लेकिन आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं कि जब लेकिन यहाँ ये चलती है तो ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल नहीं करती है। तो ये कंडीशन कुछ यूं चेंज हो जाती है कि ये कंडीशन हो जाती है 2μt cos r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यानी ये जो कंडीशन अब मैंने लिखी, अब ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन के लिए नहीं है, फॉर क्या है ये आपकी रिफ्रैक्टेड बोलें या आप क्या बोलें इसको, ये किस पोर्शन के लिए है, ये ट्रांसमिटेड पोर्शन के लिए है। ठीक है, ये चेंज आएगा इसमें। तो अब आपकी कंडीशन म्यू टी जैसा होता था वो सब कुछ हुआ। अल्टीमेटली अब आपकी जो कंडीशन है वो क्या बन चुकी है, इतने की बजाय क्या बन चुकी है, एन लैम्डा। और अब आपका जो ब्राइट फ्रिंज है इसकी कंडीशन क्या बन चुकी है, 2t इज इक्वल टू कितना बन चुका है, 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, कंडीशन पूरी चेंज हो गई। अब डार्क के लिए देखते हैं, डार्क फ्रिंज के लिए तो यहाँ पे भी आपका प्लस λ/2 होता था, फिर ये वहाँ जाता था तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते थे तो n लैम्डा आता था। अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब आप अगर इस प्लस को हटा देंगे तो अब कंडीशन तो डार्क की वही रहेगी, कितनी, 2n + 1। तो अब यदि आपने इसको हटा दिया तो ये कंडीशन अब आपकी क्या बन गई, n लैम्डा की बजाय पर 2n प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 2n प्लस माइनस λ/2, इधर भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपका है ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क के लिए जो कंडीशंस थी ट्रांसमिटेड लाइट के लिए क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो मैंने जो आपसे कहा कि आप एक्सपीरियंस जो कर रहे हो आप उसी की कंडीशन लगाओ, और जो मैंने आपको पहले कहा कि टेलीस्कोप पर हम ब्राइट फ्रिंज पे क्या कर रहे हैं, अपना क्रॉस वायर सेट कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको अपना स्टार्ट कहाँ से लेना है। हमको स्टार्ट लेना है डेफिनेटली किस कंडीशन से, ब्राइट फ्रिंज की। लेकिन ये ब्राइट फ्रिंज किस पोर्शन में मिल रही है, ट्रांसमिटेड पोर्शन में। कंडीशन अब चेंज हो चुकी है, ये कंडीशन कितनी बन चुकी है, 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो हम आपको बोल सकते हैं, सबसे पहले जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर ब्राइट, यही आपने एक्सपीरियंस किया कि हमको ब्राइट फ्रिंज नज़र आई, आपने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी मैथमेटिकल, क्या लगा दी आपकी, 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा। 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये जो आपका 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा है ना, ये जो है ये कुछ चेंज हो रहा है क्योंकि हम कह रहे हैं ना जो हम वहाँ कर रहे हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं मैथ्स के फॉर्म में। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि आपकी ये जो एयर फिल्म है ये डिस्टर्ब हो रही है बार बार। अभी पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, ये डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि M1 और M2 की पोजीशन क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। अब मान लीजिए आपने इस M1 को, चूँकि ये मूवेबल है, मान लीजिए इस M1 को अभी इसको आपने क्या चला दिया, ऊपर की तरफ चला दिया। अब देखिए कंडीशन क्या बन जाती है, ये आपका कौन सा मिरर था, M1,
ये आपकी वर्चुअल इमेज थी, कौन सी थी, M2 डैश, वर्चुअल थी तो डैश, ठीक है। ये बीच में क्या बन रही थी, एयर फिल्म। हमने इसको ऊपर नीचे चला सकते हैं, मैं पहले बता चुकी थी इसको कैसे चला सकते हैं, ऊपर नीचे। मैंने इस M1 को थोड़ा सा कहाँ चला दिया, ऊपर, उसको शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा ऊपर। इस M1 को मैंने यहाँ से हटाया और थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ऑब्वियसली आप देख रहे हो एयर फिल्म की थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई। और इसकी ये जो पोजीशन हुई, इसको मैंने मान लिया, सपोज इस पोजीशन को मैंने मान लिया कितना, x1, ओके। जैसा मैंने अभी किया ऐसा मैं दोबारा भी कर सकती हूँ, मतलब M2 डैश तो चलो ठीक है यही है, अभी मैंने M1 को कहाँ ले गई थी, ऊपर। अब मैं M1 को कहाँ ले आती हूँ, नीचे। अब मैं इस M1 जो आपका मिरर था, इस M1 मिरर को कहाँ ले आई, नीचे। तो आपकी जो एयर फिल्म थी, इसकी थिकनेस यानी कि जो T है, जिसको आप थिकनेस को किससे शो करते हो, T से, ये जो थिकनेस है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मिरर की जो एक नई पोजीशन है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, x2, है ना। जो यहाँ किया है उसको यदि मैं यहाँ मैथमेटिकली लिखूँ तो सबसे पहले कि ये जो इसकी थिकनेस थी T, ये कम भी हुई है और ये ज़्यादा भी हुई है, ठीक है। कब हुई है, जबकि आपका मिरर कितना डिस्प्लेस हुआ है, या तो x1 गया है या तो x2 गया है। तो आप यहाँ कह सकते हैं हियर ड्यू टू, किसको आप कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ मिरर M1, ठीक है ना। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ मिरर M1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट x इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। हम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बोल सकते हैं, x2 माइनस x1। एक बार हम नीचे लाए थे, एक बार ऊपर लाए थे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x2 माइनस x1, ठीक है। देयरफॉर ये जो कंडीशन होगी ये क्या हो जाएगी, ये जो कंडीशन होगी आपकी, ये कंडीशन किस तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 2। अब देखें जो T है, थिकनेस है, ये क्या हो रही है, या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ T या तो प्लस हो रही है या तो माइनस हो रही है, कितना, जितना ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो T प्लस माइनस कितना हो गया, x इज इक्वल टू n। अब n जो होता था वो क्या होता था, ऑर्डर। और इसमें क्या होगा, जो क्या ना फ्रिंजेस होंगी जो, उनकी लाइंस या तो प्लस हो जाएंगी या तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। समझना बात को। आपका जो क्रॉस वायर था, मान लीजिए ये फ्रिंजेस बन रही थी, स्ट्रेट बन रही थी, आपका क्रॉस वायर किस पे सेट था, सेकंड वाले पे। मैंने वहाँ फ्रिंज डिस्टर्ब की, मोटा कर दी, पतला कर दी, मैंने कहा ना यहाँ डिस्टर्ब होगा तो टेलीस्कोप पे डिस्टर्ब होगा, यहाँ फ्रिंज डिस्टर्ब हुई तो एयर फिल्म डिस्टर्ब हो गई, एयर फिल्म या तो कम हो गई या तो क्या होगी, ज़्यादा हो गई। तो ऑटोमेटिकली हो सकता है आपका क्रॉस वायर अभी सेकंड से खिसक के किस पे आ जाए, फोर्थ पे आ जाए, ऑटोमेटिकली किस पे आ जाए, क्यों, क्योंकि फ्रिंजेस वहाँ डिस्टर्ब हुई तो आपकी एयर फिल्म वहाँ डिस्टर्ब हुई तो फ्रिंजेस यहाँ डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये जो n है, इसमें भी या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, क्या, फ्रिंजेस का नंबर, ठीक है। तो आपकी जो ये है, हम यहाँ क्लियर, आप इसको बिल्कुल इसको क्लियर कर दीजिए कि एक्चुअल में ये है क्या, वेयर n इज क्या है, n इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्रिंजेस। n कौन सा नंबर है कि जो फ्रिंजेस क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई। जैसे मैंने कहा था आपका दूसरे पे क्रॉस वायर था, अब वो क्रॉस वायर किस पे आ गया, फोर्थ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, 2 का।
क्लियर। तो जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे करते हैं, हमने थ्योरी में बोला ऊपर नीचे करते हैं फ्रिंजेस की मोटाई कम ज़्यादा हो जाती है, मैथमेटिकली हमने उसको सिर्फ इस तरीके से लिख दिया और कोई भी बात नहीं, ठीक है। तो ये यदि आपका इक्वेशन नंबर 1 था इनिशियल और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, तो हम कैसे निकालेंगे पोजीशन कि हम फाइनल पोजीशन में से क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन को क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप पे माइनस कर देंगे। तो अगला स्टेप यही है, हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और जो शिफ्टिंग के बाद इक्वेशन बना 2t प्लस माइनस इक्वल्स टू n प्लस, जहाँ पे n जो है आपका नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं जो कि क्या हुई हैं, डिस्प्लेस हुई हैं। तो आप कह सकते हैं कि हैंस फ्रॉम कौन कौन सा इक्वेशन है आपका, जो फाइनल इक्वेशन है सेकंड, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका ये। इससे आप कह सकते हैं यदि हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा था, 2t प्लस माइनस एक्स LHS माइनस LHS और RHS ऑफ सेकंड माइनस RHS ऑफ फर्स्ट। सॉल्व करें इसको, 2t प्लस माइनस 2x माइनस 2t n लैम्डा प्लस माइनस n लैम्डा माइनस n लैम्डा, लैम्डा n लैम्डा 2t प्लस माइनस भी दोनों तरफ है, हटा सकते हैं। 2x इज इक्वल्स टू n लैम्डा। टारगेट था हमारा क्या फाइंड आउट करना, लैम्डा। ऑब्वियसली लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x अपॉन कैपिटल N। इस तरीके से हम MI के प्रैक्टिकल के द्वारा क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल और बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने इसको किस तरीके से क्या किया, निकाला है। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल बस देख लेते हैं लास्ट में। न्यूमेरिकल नंबर 1, यहाँ ये दिया हुआ है कि एक MI को आपने क्या किया, एक मिरर को शिफ्ट किया और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्प्लेसमेंट है। किस में दिया हुआ है, MM में। तो लगभग आपका जो कहना चाहिए जो टेलीस्कोप है, जो टेलीस्कोप का क्रॉस वायर है, उससे कितनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके अभी बताया था ना, 2 था तो आप किस पर आ गया था, क्रॉस वायर 4 पे आ गया था। ऐसे ही अब ऊपर की फिल्म डिस्टर्ब होने पे, जबकि आपने मिरर को इतना डिस्टर्ब किया, ऊपर नीचे किया, तो जो फ्रिंजेस हैं वो कितनी डिस्प्लेस्ड हो गई, कितनी डिस्प्लेस्ड हो गई, 250। यानी जो गिवन है ये क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 250, क्योंकि n क्या था, n क्या था, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो कि क्या हुई थी, डिस्प्लेस्ड हुई थी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 250। और ये क्या हुआ, ये आपका हुआ x2 माइनस x1 जो कि डिस्प्लेसमेंट होता था। तो कितना होता था आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, जिसको आप किससे डिनोट किया करते थे, x से। और क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। सबको पता है फॉर्मूला, अभी आपने डेराइव किया है। क्या फॉर्मूला डेराइव किया है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x अपॉन n। आपको इसमें लैम्डा ही फाइंड आउट करना है, तो आपका फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x अपॉन n 2x। x किस में दिया हुआ है आपका, mm में। सेंटीमीटर में कर लें तो बेहतर है, कितना हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, अपॉन कितनी फ्रिंजेस डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं, इतनी हो जाती हैं। इसका आंसर यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ऐसा कुछ आपका आंसर आता है, किस में आता है, आपके एंगस्ट्रॉम में आता है। और यदि ये एंगस्ट्रॉम में आता है तो आप इसको या तो आप इस तरीके से ले आएँ, या आप इसको चाहें तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है आप लोगों का कुछ इस तरीके का आए, जो कि किस में आएगा, आपके सेंटीमीटर में आएगा। दोनों को आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, लैम्डा। ओके, दूसरा एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मिरर को कितना ऊपर नीचे किया गया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है आपको, x दिया हुआ है। फिर आपको लैम्डा दे दिया है, कितना दे दिया है, 5890। मतलब मान सकते हैं कि सोडियम लैम्प का जो लगभग जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, n निकालना है। यानी कितनी फ्रिंजेस आपके जो कहना चाहिए व्यू है उससे क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है आपका फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू
2x अपॉन n पर हमको ये क्या निकालना है यहाँ पर n, मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ n इज इक्वल्स टू 2x बाय लेमडा। वैल्यू आपके पास सारी हैं, 2 रख देंगे। x जो है कितना गिवन है, फिर मैं बता रही हूँ mm में है, किस में बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, 0.00255 सेंटीमीटर अपॉन लेमडा। लेमडा भी किस में है, एंगस्ट्रॉम में। इसको अगर यहाँ सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसको भी सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख लीजिए, 5.8 इंटू 10⁻⁻5। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग कितना आता है, 87। मतलब कितनी फ्रिंजेस आपके क्रॉस व्यू से आगे खिसक जाएंगी ऑटोमेटिकली, ये हो जाएंगी लगभग 87। तो इस तरीके से मैंने आपका एमआई का पूरा क्वेश्चन कराया, जिसने फॉर्मेशन कराया, टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस कराया, डेरिवेशन कराया और उस पर बेस 2 न्यूमेरिकल्स भी करा दिए ताकि आपको एमआई बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक बार फिर से रिपीट दे दूँ आपको कि आपने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया है, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपका जो है फर्स्ट पॉइंट होगा एस यानी सोर्स, सेकंड पॉइंट होगा प्लेट G1 जो आपकी बीम स्प्लिटर थी, थर्ड पॉइंट होगा किसका पाथ बताना, रे 1 का, फोर्थ पॉइंट होगा रे 2 का पाथ बताना, फिफ्थ पॉइंट होगा आपका जो कि ये दोनों जो रेज हैं ये कोहेरेंट हैं, कहाँ पे आके मिलती हैं, टेलीस्कोप पर, और क्या क्रिएट करती हैं, इंटरफेरेंस। और सिक्स पॉइंट होगा जिसमें आप G2 यानी कि कॉम्पनसेटिंग प्लेस के बारे में आप थोड़ा सा क्या दे देंगे, डिटेल दे देंगे। तो आपको थ्योरी भी बहुत लंबी याद रखने का मैंने एक शॉर्टकट तरीका बता दिया कि आप इस तरीके से 6 पॉइंट पे इतनी लंबी थ्योरी को याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कौन सा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। थर्ड क्वेश्चन मैंने हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन लिए हैं आप इंपॉर्टेंट के लिए। तो फर्स्ट मैं न्यूटन्स रिंग करा चुकी हूँ, सेकंड आपका ये हुआ कौन सा, एमआई, और थर्ड जो आएगा वो कि आपका सिंगल स्लिट एंड स्लिट, जिसका आंसर लगभग सेम ही है, मतलब वो एक ही क्वेश्चन हम मान सकते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। मुझे कुछ बच्चों के जो ईमेल्स आ रहे हैं वो ये बोल रहे थे कि मैडम आपने न्यूटन्स रिंग में हमको फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस नहीं बताया। तो वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पहले डिटेल्ड वीडियो पड़े हुए हैं, 5 वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे न्यूटन्स रिंग पर, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में क्लियर की थी वो चीज़। तो यदि आपको देखनी तो एक आध बार आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा, बट बहुत लेंदी हो रहा था, इस चक्कर में मैंने उसको वहाँ पर नहीं लिया है। एमआई चूँकि मैंने पहले नहीं दिया है आपको, मतलब आपका पहले कोई वीडियो एमआई पे नहीं है, इसलिए मैंने एमआई का प्रॉपरली पूरा फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस से लिया। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स को ज़रूर चेक किया कीजिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि सिंगल स्लिट एंड स्लिट में फिर से वेव ऑप्टिक्स में ही आपसे फिर मिलती हूँ। ओके, थैंक यू।